Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी में हमने लास्ट वीडियो में नेगेटिव प्रोबेबिलिटी या वन इवेंट के केस में हम कैसे कि एटलीस्ट वन इवेंट में सक्सेस मिले, किसी घटना के अक्रेंस होने की प्रोबेबिलिटी निकालना हमने सीखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। पहले वाली वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट और एटलीस्ट वन इवेंट के हैपनिंग की यूज किया था। अब हम डिपेंडेंट इवेंट के केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का प्रयोग करेंगे। तो कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे देखते हैं। यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरी इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट और से द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडेंट इवेंट है, तब कैसे करेंगे। सपोज ए बी आर टू डिपेंडेंट इवेंट, दो डिपेंडेंट इवेंट है। इन दिस सिचुएशन द अक्रेंस ऑफ ए इवेंट इज अफेक्टेड बाय द अक्रेंस ऑफ बी। ए इवेंट की अक्रेंस बी इवेंट की अक्रेंस को अफेक्ट करेगी, उसको प्रभावित करेगी। दिस सिचुएशन को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं कि बी का जो रिजल्ट आएगा वो ए के अक्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए इवेंट के गिवन होने से बी के अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉलोइंग फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दैट इज पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ओवर ए, कि बी की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है ए की अक्रेंस के ऊपर, ए इवेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो हम इसको लिखेंगे पी ए बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए ओवर बी। ये हो गई हमारी कि बी इवेंट के ऊपर ए इवेंट डिपेंड करता है। अगर ए इवेंट के ऊपर बी डिपेंड करता है तो पहले वाला लिखेंगे पी ए बी होगा हमारा पी ए इंटू पी बी ओवर ए, और बी के ऊपर ए डिपेंड करता है तो हम लिखेंगे पी ए बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए ओवर बी, where PBA denotes the conditional probability of B given by A। B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी B की है वो A पे डिपेंड करती है, A के द्वारा दी जाएगी। A की अक्रेंस उसको इंपैक्ट करेगी, उसको प्रभावित करेगी। P A ओवर B denotes the conditional probability of A given by B, कि A के अक्रेंस डिपेंड करेगी B इवेंट की अक्रेंस पर, तो उसको A ओवर B लिखेंगे, और B ओवर A है तो B की अक्रेंस डिपेंड करेगी A पे। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ टू डिपेंडेंट इवेंट is equal to probability of one multiplied by the conditional probability of other। तो दोनों इवेंट के एक साथ घटने की अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी
दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 और ज्यादा इवेंट तक। तो 3 के केस में क्या हो जाएगा, पी ए बी सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ए, बी इवेंट ए के ऊपर डिपेंड करता है, इंटू पी सी ओवर ए बी, और सी इवेंट ए और बी दोनों के अकरेंस पर डिपेंड करता है। तो ए सी ओवर ए बी आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट इवेंट। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। ए बॉक्स कंटेन 8 ग्रीन, एक डब्बे में 8 ग्रीन 4 रेड बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक के बाद दूसरे को निकाला, बिना रिप्लेसमेंट के निकाला। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन बॉल आर ग्रीन, दोनों बॉल गहरी हो, दोनों बॉल ग्रीन हो, इसकी क्या संभावना है। तो पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ग्रीन बॉल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें इसको लिखा PG1। तो टोटल ग्रीन बॉल है 8 और टोटल है 12, तो 8/12। तो पहली ग्रीन बॉल आने की संभावना होगी 8/12। अब दूसरी को निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज ग्रीन इन द सेकंड अटेम्प्ट व्हेन फर्स्ट इज नॉट रिप्लेस्ड। पहली को रिप्लेस नहीं किया गया तो पहली का इंपैक्ट दूसरी पे पड़ेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी PG2 ओवर Z1, Z2 ओवर Z1, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 ओवर Z1, क्योंकि Z2 की अकरेंस डिपेंड करती है G1 के ऊपर। तो अब क्या रह गई, 8 गेंदें थी, अरे उसमें से एक निकाल ली, 7 रह गई, टोटल 12 थी, एक कम हो गई, 11 रह गई, तो 7/11। तो दूसरी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 7/11। डिपेंडेंट इवेंट है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PG1 इंटू PG2 डिवाइड बाय Z1। तो PG1 है हमारा 8/12, PG1 डिवाइड बाय Z2 है हमारा 7/11। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगी 14/33। तो दोनों बॉल ग्रीन आए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसकी संभावना होगी 14/33। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 queen from a pack of card in the consecutive draw when card is not replaced। कार्ड को रिप्लेस नहीं किया गया, 2 क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहली क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी को हमने लिखा PQ1। तो 4 क्वीन होती हैं, टोटल 52 है, तो 4/52 1/13 आ गई पहली क्वीन की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड रो में रिप्लेस किए बगैर दूसरी क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो होगा PQ2 डिवाइड बाय Q1। तो अब क्वीन बच गई 3 और टोटल कार्ड्स बच गए 51। तो 3 डिवाइड बाय 51 ये हो गया, सोल्व करेंगे 1/17। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इवेंट डिपेंडेंट है, तो PQ1 इंटू PQ2 डिवाइड बाय Q1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4/52 इंटू 3/51, 1/13 इंटू 1/17, तो 1/221 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग, a queen and a knave in that order from a pack of well shuffled playing card in 3 successive draw without replacement of these cards। इन कार्ड्स को हमने रिप्लेस नहीं किया, पहला किंग हो, दूसरा क्वीन हो तथा तीसरा नेव हो, इसकी संभावना बतानी है। तो पहला किंग होने की संभावना क्या होगी, PK1, हमने इसको लिखा 4/52।
4 किंग है, टोटल कार्ड्स 52 है, तो 4/52। फिर दूसरा कार्ड हमारा क्वीन हो, पहले को रिप्लेस नहीं किया है, जबकि हमने पहला ड्रॉ किया था किंग। क्वीन होती है 4, लेकिन टोटल कार्ड रह गए 51, तो हमारा क्वीन PQ1 और PQ2 या PQ डिवाइड बाय K होगा हमारा 4/51, कि क्वीन को ड्रॉ करना हमारा किंग के ड्रोन पर डिपेंड है, पहले इवेंट पर डिपेंड है, तो वो होगा 4/51। फिर है नेव की प्रोबेबिलिटी थर्ड अटेम्प्ट में, जबकि हमने पहले में किंग और दूसरे में क्वीन को ऑलरेडी निकाल लिया है और रिप्लेस नहीं किया है, तो क्या होगा P नेव डिवाइड बाय KQ, क्योंकि किंग भी निकल चुका है, क्वीन भी निकल चुका है, उसके ऊपर डिपेंड है, तो नेव होते हैं 4, टोटल कार्ड्स रह गए 50, क्योंकि पहला हमने निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, 2 हम विड्रॉ कर चुके हैं, रिप्लेस किया नहीं, तो टोटल बच गए 50। तो नेव की प्रोबेबिलिटी किंग और क्वीन पर डिपेंड करते हुए होगी 4/50। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिपेंडेंट इवेंट है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PK इंटू PQ डिवाइड बाय K इंटू P नेव डिवाइड बाय K एंड Q, तो 4/52 इंटू 4/51 इंटू 4/50 सोल्व करेंगे तो ये 8 डिवाइड बाय 16,575 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे डिपेंडेंट के केस में। और एग्जांपल देखते हैं, 2 cards are drawn from a pack of playing cards, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बोथ आर एस, दोनों एस हों, कब, जब पहला कार्ड रिप्लेस किया गया, नंबर 2 पहला कार्ड रिप्लेस नहीं किया गया। तो पहले में तो हो गए इंडिपेंडेंट और दूसरे केस में हो गए डिपेंडेंट। तो पहले हम देखते हैं जब रिप्लेस किया गया तो हम कैसे करेंगे। व्हेन फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस, तो पहले एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई, एस होते हैं 4, टोटल होते हैं 52, तो 4/52 उसको लिखा मैंने PA1। फिर हमने सेकंड एस ड्रॉ किया, उसकी प्रोबेबिलिटी रिप्लेस कर दिया, अगेन 4 एस है और 52 कार्ड्स है, तो 4/52 इसको लिखा PA2। ओवर में A1 नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशनल नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया था, वो भी दोबारा आ सकता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी PA1 इंटू PA2, 4/52 इंटू 4/52, 1/169। अब जब पहले कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, उसको वापस उस गड्डी में नहीं रखा, तो पहला एस की प्रोबेबिलिटी PA1 4/52 होगी, क्योंकि 4 किंग होते हैं और टोटल कार्ड 52 है, तो 4/52। दूसरा एस हो, जबकि पहला किंग हमने ड्रॉ कर लिया है, तो उसको लिखा PA2 डिवाइड बाय A1, यहां पे आएगा A1 डिवाइड में, क्योंकि उसको रिप्लेस नहीं किया। सेकंड एस आने की प्रोबेबिलिटी अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट इवेंट था पहला एस निकालने की प्रोबेबिलिटी पे, उस पर डिपेंड करता है। तो PA2 डिवाइड बाय A1, तो हमारे 3 तो एस रह गए और टोटल कार्ड रह गए 51, तो 3/51। सिंस रिप्लेस नहीं किया, हमारे इवेंट डिपेंडेंट है, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA1 इंटू PA2/A1, 4/52 इंटू 3/51 सोल्व करेंगे 1/13 इंटू 1/17, तो ये आ जाएगी 1/221। इस प्रकार से हम ये निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 4 cards are drawn from a well shuffled of 52 cards, 4 कार्ड निकाले, 52 कार्ड्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज ऑल आर क्वीन, 4 की 4 क्वीन हो,
तो पहली क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, 4 क्वीन होती हैं, टोटल 52 है, तो 4/52। फिर दूसरी क्वीन आने की, जबकि पहली क्वीन हमने ड्रॉ कर ली थी, तो PQ2 डिवाइड बाय Q1 3/51, क्योंकि 3 क्वीन रह गई और टोटल कार्ड हमारे 51 रह गए, तो 3/51 आएगा। फिर तीसरी क्वीन हो, जबकि पहली और दूसरी को निकाला जा चुका है, तो अब क्वीन रह गई 2 और कार्ड रह गए 50, तो उसकी आ गई 2/50। उसको हमने लिखा PQ3 ओवर Q1 Q2 की थर्ड क्वीन की प्रोबेबिलिटी पहली क्वीन और दूसरी क्वीन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमने चौथी क्वीन निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी, जबकि पहले 3 क्वीन निकाली जा चुकी है, तो अब एक ही क्वीन बचती है और कार्ड बचते हैं 49, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/49। इसको हम लिखेंगे PQ4 ओवर Q1 Q2 Q3। अब हमें इवेंट डिपेंडेंट है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, PQ1 इंटू PQ2 ओवर Q1, PQ3 ओवर Q1 Q2, PQ4 ओवर Q1 Q2 Q3। तो 4/52 इंटू 3/51 इंटू 2/50 इंटू 1/49, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय या 2,70,725। अगर इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर 2,70,725 बार ऐसा ट्रायल करेंगे तो एक बार ऐसा होने के चांस होंगे, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि पहली क्वीन, दूसरी क्वीन, तीसरी क्वीन और चौथी क्वीन आए बिना रिप्लेस किए। नेक्स्ट है, एक बैग में 5 वाइट 8 रेड बॉल्स हैं, 2 ड्रॉइंग ऑफ 3 balls आर मेड। 3-3 के पैच में 2 बार गेंदें निकाली, यहां समझना है एक स्टेटमेंट को, 3 गेंद एक बार निकाली, 3 गेंद एक बार निकाली। अब यह बताना है कि द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल। सेकंड ट्रायल से पहले उनको रिप्लेस कर दिया, सेकंड ट्रायल से पहले उनको रिप्लेस नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, फर्स्ट ड्रॉइंग विल गिव 3 वाइट एंड सेकंड विल गिव 3 रेड इन ईच केस। पहली तीनों वाइट हो, दूसरे में तीनों रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बीकॉम में KUK में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। टोटल बॉल्स 8 वाइट थी और 5 वाइट थी और 8 रेड थी, तो टोटल बॉल हो गई 13। व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस्ड, बॉल्स को हमने रिप्लेस किया है, 5 वाइट है और 8 रेड है, टोटल हो गई हमारी 13। अब बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया, बॉल को रिप्लेस किया है पहले ड्रॉ के बाद, तो पहली 3 बॉल हमने 13 में से निकालनी है, तो वो आ जाएंगी 13C3 वेज से हम उनको निकाल सकते हैं। 3 वाइट निकालनी है 5 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसके तरीके होंगे 5C3। 3 रेड निकालनी है 8 रेड में से, तो उसकी तरीके होंगे 8C3, तो वो 8C3 वेज से निकाली जा सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 वाइट बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में तीनों वाइट बॉल हो, उसकी संभावना 5 वाइट थी, 5 में से 3 निकाली, ये हमारी फेवरेबल हो गई, टोटल 13 थी, उसमें से 3 निकाली, ये हमारी टोटल हो गई। तो 5C3 डिवाइड बाय 13C3, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/286। फिर दूसरा ड्रॉ किया, लेकिन उन पहले वाले बॉलों को रिप्लेस कर दिया है। व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस्ड, तो टोटल दोबारा से हमारे पास 13 बॉल हो गई हैं। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट किया, उसमें 3 रेड आने की, 8 रेड थी टोटल, 8C3 और टोटल हो गई 13C3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गई 56 डिवाइड बाय 286, या कहिए 56/286। सिंस द इवेंट आर इंडिपेंडेंट, हेंस तो क्या होगा, 5/56
5C3 डिवाइड बाय 13C3 इंटू 8C3 डिवाइड बाय 13C3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बाई 286 इंटू 56 डिवाइड बाई 286, तो ये आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 24,449, तो उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 140 ओवर 20,449। अब देखते हैं जब बॉल को रिप्लेस नहीं किया तो क्या होगा। When the balls are not replaced, उनको रिप्लेस नहीं किया पहली 3 बॉल निकालने के बाद, तो टोटल पहली 3 बॉल निकाली जा सकती है 13C3 वे में, 3 वाइट निकालनी है 5 में से, वो आएंगी 5C3 वे में, तो पहली 3 वाइट की प्रोबेबिलिटी हो गई 5C3 डिवाइड बाय 13C3, सोल्व करेंगे तो ये आ गई 10 बाय 286। अब हमने बॉल को रिप्लेस नहीं किया तो हमारे पास 13 बॉल थी, 3 हमने निकाल ली है, तो कितनी बच गई, टोटल 10 बॉल बच गई हैं, जिसमें से 3 वाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो रेड की टोटल संख्या पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ टोटल बॉल्स हमारी 3 कम होके 10 रह गई है। अब 10 में से हमें 3 बॉल निकालनी है, तो वो बॉल हम निकाल सकते हैं 10C3 वे में। 3 रेड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 8, 3 रेड निकालनी है 8 में से, तो वो होंगी 8C3 वे में। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि दूसरे अटेम्प्ट में 3 रेड बॉल हों उसकी होगी 8C3 डिवाइड बाय 10C3, जबकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट से डिपेंड करती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगी 14 बाय 30, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 5C3 डिवाइड बाय 13C3, ये तो पहले वाले की तरह सेम रहेगी। दूसरे में क्या आ जाएगा 8C3, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टोटल कम हो गई 10C3। पहले वाले में यहाँ पर क्या था 13C3 था, ये फर्क पड़ जाएगा। अब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 ओवर 429, तो ये आएगी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बॉक्स में 10 वाइट 6 ब्लैक बॉल हैं, 2 balls are drawn at random, one after another without replacement। 10 वाइट है 6 ब्लैक है, टोटल 16 बॉल है, उसमें से 2 बॉलों को निकाला गया एक के बाद दूसरी बिना रिप्लेसमेंट के। पहली निकाल ली तो उसको वापस नहीं रखा, दूसरी फिर निकाल ली, तो बिना रिप्लेसमेंट के निकाला। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर वाइट, नंबर 2 both are black, number 3 first is white and the second is black। तो पहला हम देखते हैं both are white, तो white बॉल कितनी है 10 है और टोटल बॉल है 60, तो हम पहली white बॉल की प्रोबेबिलिटी PW1 होगी 10 बाय 16, फिर दूसरी white की, लेकिन पहले वाली को रिप्लेस नहीं किया तो वो होगी PW2 ओवर W1। अब 9 रह गई है गेंदे वाइट और टोटल रह गई है 15, क्योंकि एक हम पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो 9 बाय 15। तो डिपेंडेंट इवेंट हैं, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी PW1 इंटू PW2 ओवर W1, 10 बाय 16 इंटू 9 बाय 15, सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 3 बाय 8। फिर पूछा है दूसरे में कि दोनों बॉलें ब्लैक हों, तो पहली ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक थी 6, टोटल थी 16, 3 बाय 8। अब उसको रिप्लेस नहीं किया, फिर हमने दूसरी ब्लैक निकाली, तो B2 ओवर B1, क्योंकि वो B1 से इफेक्ट है, तो 5 तो वो रह गई, टोटल रह गई 15, तो 5 बाय 15, 1 बाय 3। डिपेंडेंट इवेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, PB1 इंटू PB2 ओवर B1, 3 बाय 8 इंटू 1 बाय 3, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 बाय 8। फिर निकालना है तीसरे केस में, 1 फर्स्ट इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक,
तो पहली वाइट की प्रोबेबिलिटी होगी PW1 10/16, सोल्व करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। दूसरी ब्लैक बॉल, पहली वाइट निकालने के बाद ब्लैक की संख्या तो 6 है लेकिन टोटल एक कम हो गई, 15 रह गई, तो 6/15 PB2/W1, तो इसको सोल्व करेंगे 2/5, डिपेंडेंट इवेंट है तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी PW1 इंटू PB2/W1 5/8 इंटू 2/5, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 1/8। तो इस प्रकार से हम डिपेंडेंट के केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का प्रयोग करते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड